कक्षा 10 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को वाक्य बोध कराने जा रहा हूँ। चलो, वाक्य से संबंधित सभी चीजें बतानी है आपको। वाक्य के भेद क्या है, प्रकार क्या है, सभी के बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा से लेते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर अपने अनुभवों को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है। भाषा विचारों को प्रकट करने का सशक्त माध्यम है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। तो भाषा की प्राथमिक इकाई वर्ण या अक्षर है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर वर्ण, नंबर 2 व्यंजन वर्ण। वर्णों या ध्वनियों की सहायता से शब्दों का निर्माण होता है। शब्दों के समूह को ही वाक्य कहते हैं। इस प्रकार वाक्य भाषा की एक इकाई है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है। वाक्य देखिए, पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य रचना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 शब्दों का क्रम। नंबर 2 भावों और विचारों को जागृत करने की क्षमता। नंबर 3 अर्थ की स्पष्टता। नंबर 4 माधुर्य। वाक्य के तत्व देख लेते हैं। वाक्य के प्रमुख तत्व हैं। नंबर 1 आकांक्षा, नंबर 2 योग्यता, नंबर 3 आसक्ति या सान्निध्य। चलिए नंबर 1 लेते हैं, आकांक्षा। पद की पूर्ति के लिए आकांक्षा आवश्यक है। वाक्य के एक पद को सुनकर दूसरे पद को जानने की उत्सुकता ही आकांक्षा कहलाती है। जैसे प्राचार्य ने उसे, इतना सुनकर दूसरा पद या वाक्यांश सुनने की इच्छा तीव्र हो जाती है। प्रथम आने पर पुरस्कृत किया, दूसरा वाक्यांश सुनने पर श्रोता की आकांक्षा पूरी हो जाती है। नंबर 2 है योग्यता। पदों के अर्थ व्यक्त करने की क्षमता योग्यता कहलाती है। जब वाक्य का प्रत्येक शब्द अर्थ व्यक्त करने में सहायक हो तो समझना चाहिए कि वाक्य में योग्यता विद्यमान है। जैसे वह आग से खीर सींच रहा है, वह आग से खेत सींच रहा है। इस वाक्य में आए पद आग से सिंचाई की योग्यता नहीं है। आग के बदले पानी शब्द का प्रयोग करने पर वाक्य सार्थक माना जाएगा। नंबर 3 आसक्ति या सन्निधि। सन्निधि में आकांक्षा देखो, आकांक्षा और योग्यता युक्त पदों की निकटता आसक्ति कहलाती है। यह आकांक्षा और योग्यता को पूर्णता प्रदान करती है। जैसे मोहन कहने के आधे घंटे बाद विद्यालय जाता है, कहें तो यहाँ आसक्ति के अभाव में वाक्य नहीं बनेगा। मोहन विद्यालय जाता है एक साथ कहने पर पदों में आसक्ति होगी और पूर्ण वाक्य बनेगा। इसके अतिरिक्त पदों में अन्वय मेल यानी अधिकार और क्रम का होना भी आवश्यक है। वाक्य के अंग देखिए। वाक्य के दो अनिवार्य अंग हैं। नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 क्रिया। कर्ता और क्रिया को ही क्रमशः उद्देश्य और विधेय नाम दिए जाते हैं। उद्देश्य देखो, जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है। विधेय उद्देश्य के लिए जो कुछ कहा जाता है। अब चलते हैं वाक्य के भेद में, देखते हैं वाक्य का भेद किस प्रकार से होना है। तो ये है, वाक्यों के 3 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 वाच्य की दृष्टि से, नंबर 2 अर्थ की दृष्टि से, नंबर 3 रचना की दृष्टि से। तीनों तरह से हम इनको अलग अलग करेंगे। तो पहला लेते हैं हम वाच्य की दृष्टि से। वाक्य के 3 प्रकार है। परिचय, कर्तव्यवाद। चलो देखिए, परिचय लेते हैं पहले। वाच्य के द्वारा ज्ञात होता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता की, कर्म की अथवा भाव की। वाच्य के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। नंबर 1 कर्तव्यवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 है भाव्यवाच्य। तो नंबर 1 लेते हैं कर्तव्यवाच्य। क्या है? वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होने के कारण उसे कर्तव्यवाच्य कहते हैं। जैसे श्याम रोटी खाता है। नंबर 2 कर्मवाच्य में देखो, वाक्य में कर्म की प्रमुखता होने के कारण उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे श्याम द्वारा रोटी खाई जाती है। नंबर 3 पे आ जाओ, भाव्यवाच्य। भाववाच्य में क्या होगा? वाक्य में भाव की मुक्ता होने पर भाववाच्य होता है। जैसे थकावट के कारण श्याम से चला नहीं जा रहा है। चलिए नंबर 2 है अर्थ की दृष्टि से। वाक्य के 8 भेद होते हैं, मतलब 8 प्रकार का होता है। यहाँ नाम ले रहे हैं और यहाँ उदाहरण भी दे रहे हैं साथ साथ।
तो सबसे पहले विधिनार्थक यानी विधिवाचक, यह अच्छा आदमी है। प्रश्नार्थक वाचक यानी प्रश्नवाचक, क्या वह अच्छा आदमी है। इच्छार्थ यानी इच्छावाचक या भाववाचक, वह अच्छा आदमी बने। आज्ञार्थ यानी आज्ञावाचक में इसे अच्छा आदमी बनाओ। विस्मयार्थ विस्मयवाचक, अरे यह तो अच्छा आदमी है। निषेधार्थक यानी निषेधवाचक में यह अच्छा आदमी नहीं है। संदेहार्थ यानी संदेहवाचक में शायद यह अच्छा आदमी हो। संकेतार्थ यानी संकेतवाचक में यदि यह अच्छा आदमी होता तो। चलिए आगे देखते हैं विधिवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी बात के होने की सूचना मिलती है, जैसे वह आम खाता है, राम घर जाता है। नंबर अगला है वह ताजमहल देखने गया। नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी बात के न होने की सूचना मिलती है, जैसे मेरे पिता आज दफ्तर नहीं गए, हमने पाठ याद नहीं किया, श्याम नहीं आएगा। नंबर 3 चलते हैं आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में आज्ञा दी गई हो, जैसे तुम घर जाओ, काम बंद करो, समय पर आओ। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आ है इसमें दिया यह कौन सा नगर है, ब है यहाँ पर तुम्हारा घर कहाँ है, स है वह क्या कर रहा है। नंबर 5 पे आ जाओ विस्मयवाचक वाक्य, जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख, सुख या घृणा आदि का बोध होता है, जैसे ओह कैसी गर्मी है। दूसरा है अरे यह कौन है। नंबर 7 पे दिया शाबाश तुम अच्छा दौड़ोगे, तुम अच्छा दौड़े। और नंबर 10 पे हे प्रभु मेरी नैया पार लगा देना। नंबर 6 पे आता है इच्छावाचक वाक्य। अब ये क्या है, जिस वाक्य में कुछ इच्छा या शुभकामना प्रकट की गई हो, जैसे नंबर आ भगवान तुम्हारा भला करे। नंबर ब पे है ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। नंबर 7 पे हे भगवान सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें। अगला नंबर है 7 संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात का संदेह, शंका या संभावना व्यक्त की गई हो, जैसे नंबर 1 महंगाई अब शायद ही कम हो। नंबर 2 है संभवतः वह आ जाए। नंबर 7 मुझे आशा नहीं कि वह आएगा। नंबर 2 पिताजी इंदौर पहुंच गए होंगे। और नंबर ई है जिला शिक्षा अधिकारी किसी भी समय विद्यालय का निरीक्षण कर सकते हैं। अगला है संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में संकेत या शर्त का भाव रहता हो, अर्थात एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, जैसे नंबर अ है वर्षा ना होती तो फसल सूख जाती, संकेत इसमें है। नंबर ब यदि 33% अंक मिलते तो वह उत्तीर्ण हो जाता, ये शर्त है। नंबर स यदि तुम यहाँ आए तो दोनों साथ चलेंगे। नंबर द यदि तुम नृत्य करोगे तो मैं गीत सुना दूंगा। नंबर 3 पे आ जाओ रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 साधारण वाक्य यानी सरल वाक्य, नंबर 2 मिश्र वाक्य और नंबर 3 संयुक्त वाक्य। अब इनके बारे में भी आगे चलते हैं विस्तार से। नंबर 1 साधारण वाक्य की बात कर लेते हैं, जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक ही विधेयक तथा एक ही क्रिया हो उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन भोजन कर रहा है, इस वाक्य में मोहन उद्देश्य और भोजन कर रहा है विधेय है। इसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया है, कर रहा है। नंबर 2 पे आ जाओ बालक खेल रहे हैं, गीत वह गीत गा रहा है। अब आ जाओ नंबर 2 पे मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण है इसका, जैसे नंबर 1 यह वही आदमी है जिसको हमने कल देखा था। इस वाक्य में 2 उपवाक्य हैं, नंबर अ यह वही आदमी है, नंबर ब हमने कल देखा था। इसमें दूसरा उपवाक्य आश्रित उपवाक्य और पहला मुख्य उपवाक्य जिसको संयोजक शब्दों से आश्रित उपवाक्य जुड़ा है। जैसे आश्रित उपवाक्य को विशेषण उपवाक्य कहते हैं, उसी प्रकार
जो से जुड़ा आश्रित उपवाक्य भी विशेषण उपवाक्य होता है। अगला है, मैं नहीं चाहता कि वह खेल कूद में भाग ले। तो इसमें इस वाक्य में भी दो उपवाक्य हैं। नंबर अ है मैं नहीं चाहता, मुख्य उपवाक्य है, और नंबर ब है वह खेल कूद में भाग ले, आश्रित उपवाक्य है। दोनों के संयोजन शब्द की है, की से जुड़ा आश्रित उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। नंबर थर्ड पे आ जाओ। जब मैं शाला पहुंची मैंने अपने नए शिक्षक को देखा। इस वाक्य में भी दो उपवाक्य। नंबर अ मैं शाला पहुंची आश्रित उपवाक्य है, मैंने अपने नए शिक्षक को देखा ये मुख्य उपवाक्य है। इसमें प्रथम वाक्य आश्रित उपवाक्य को जो जब से जुड़ा है, ऐसे आश्रित उपवाक्य को क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसी प्रकार जहां, ज्यों ही, जब जब, जैसा, क्योंकि, इसलिए, जिससे, ताकि, इतना, जहां जहां, जैसे जैसे से जुड़े आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। नंबर 3 पे आता है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक्य हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में संयोजक या विभाजक शब्द लगते रहते हैं, जैसे और, या, किंतु, परंतु, अथवा। यदि किसी प्रधान उपवाक्य के साथ कोई आश्रित उपवाक्य हो तो उसे भी संयुक्त उपवाक्य कहा जाएगा। उदाहरण है नंबर 1, मैं वहां गया किंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में दोनों प्रधान उपवाक्य हैं। पहला मैं वहां गया, दूसरा किंतु वह नहीं मिला, इसलिए यह एक संयुक्त उपवाक्य है। नंबर 2 पे आओ। मैं वहां गया किंतु उसने कहा कि वह मेरे साथ नहीं आ सकेगा। इस वाक्य में उसने कहा प्रधान का आश्रित उपवाक्य है कि वह मेरे साथ नहीं आ सकेगा। इस प्रकार यह भी एक संयुक्त वाक्य है। नंबर 3 पे आ जाओ। राम घर जाता है और उसके साथ प्रदीप भी घर जा रहा है। नंबर 4, मैं पढ़ता हूं तथा नौकरी भी करता हूं। नंबर 5, उसे नींद नहीं आती और बेचैनी भी रहती है। नंबर 6, मैं रोटी खाकर लेटा ही था कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि शीघ्र डॉक्टर के पास जाना पड़ा। इन सभी वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं वाक्यांश और उपवाक्य ये क्या चीज होते हैं, इनकी भी भाषा देखते हैं। तो वाक्य के जिन शब्दों से वाक्य का अर्थ पूर्णतः स्पष्ट न हो उसे वाक्यांश कहते हैं। वह विद्यालय में पढ़ता है, इस वाक्य में वह विद्यालय में और पढ़ता है वाक्यांश है। जब किसी वाक्य में एक से अधिक छोटे छोटे वाक्य होते हैं तब प्रत्येक को उपवाक्य यानी क्लाउज कहते हैं। बिना क्रिया का कोई वाक्य नहीं होता, अतः बड़े वाक्य की क्रियाओं की गणना करके पता लगाया जा सकता है कि उपवाक्य कितने हैं। मैं उसके घर गया तो उसने कहा कि वह मेरे साथ नहीं चलेगा। इस वाक्य में 3 क्रियाएं हैं, अतः 3 उपवाक्य हैं। वाक्यांश से अर्थ स्पष्ट अर्थ ध्वनित नहीं होता है। उपवाक्य के भेद देखते हैं। इसके भेद मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 प्रधान उपवाक्य, नंबर 2 है आश्रित उपवाक्य। तो पहले हम लेते हैं प्रधान उपवाक्य यानी मिश्रित उपवाक्य है। जो उपवाक्य मुख्य उद्देश्य कर्म और मुख्य विधेय क्रिया से बनता है उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। नंबर 2 है आश्रित उपवाक्य। जो उपवाक्य अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहते हैं और उन्हें आश्रित उपवाक्य या सहायक उपवाक्य कहते हैं। इनके 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 संज्ञा आश्रित उपवाक्य। मैं नहीं जानता कि वह यहाँ आया, वह यहाँ आया उपवाक्य है। मैं नहीं जानता प्रधान उपवाक्य के लिए संज्ञा का कार्य कर रहा है। संज्ञा उपवाक्य का आरंभ प्रायः की से होता है। नंबर 2 विशेषण उपवाक्य। जो देश की सेवा करेगा वह अमर हो जाएगा। विशेषण उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य है इसमें। तो प्रधान उपवाक्य के उद्देश्य वह की विशेषता को प्रदर्शित कर रहा है। विशेषण उपवाक्य प्रायः जो, जिसका, जिसको, जिसने, जिससे, जिसके लिए, जिनके लिए, जिस पर आदि विशेषण शब्दों से आरंभ होते हैं। नंबर 3 आता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब वर्षा शुरू हुई तब हम घर पहुंच चुके थे। क्रिया विशेषण उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य है। जब वर्षा शुरू हुई यह प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता प्रकट करता है।
उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसका आरंभ प्रायः क्योंकि, ताकि, जब आदि, जहां, जैसे, जितना आदि शब्दों से होता है। बच्चों ये यहीं पे समाप्त हो रहा है। नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और तुरंत फायदा पहुंच सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। और इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ फिर से नए वीडियो के साथ।